वो अपन ने अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे किया, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। और अपन ने वॉल्यूम का करेक्शन किया, वॉल्यूम का जो अपन ने करेक्शन किया था ये क्या था, V माइनस एन बी, ठीक है। अट्रैक्शन के कारण प्रेशर कम लग रहा था, तो ये करेक्शन ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और ये वॉल्यूम का करेक्शन है, पार्टिकल्स के खुद के वॉल्यूम को भी हटाना पड़ेगा आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से, और अब जाकर ये एनआरटी के बराबर हो जाएगा। समझ आ गया? तो अब ये एनआरटी के बराबर आ जाएगा, तो ये अपनी वैन डर वाल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अंकित, तन्वी, अदनान, वेलकम टू द क्लास। तो सभी को गुड इवनिंग। एंड जस्ट अपन बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स, वी डिराइव्ड वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। और अपन ने ये सब किया था। अब इसमें अपन को क्या करना है, अपन ने एक और चीज देखी थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय nRT होता है। और आइडियल गैसेस के लिए, क्योंकि PV nRT के बराबर होता है, तो आइडियल गैसेस के लिए 1 आ रहा था, ठीक है। लेकिन आपके रियल गैसेस के लिए अपन ने देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो ग्राफ है Z इक्वल टू 1 से इस तरह से या इस तरह से, हाइड्रोजन या हीलियम के लिए तो ऐसे हो रहा था, और कुछ गैसेस के लिए लो प्रेशर पे ऐसे इस तरह से हो रहा था। याद आया? Z वर्सेस प्रेशर का वेरिएशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर का वेरिएशन जो हो रहा था इस तरह से हो रहा था। अंशिका, उन्नीत, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग बच्चों। तो हाँ, जस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, है ना। ये Z इक्वल टू 1 की लाइन है, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस से तो समझ में नहीं आ रहा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV अपॉन nRT। अगर सेम प्रेशर पे अपन ने ये भी देखा था कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, कैसे हो सकता है ना। मतलब किस तरह से Z का वेरिएशन चल रहा है प्रेशर के साथ साथ, ये अपन ने लास्ट क्लास में तो वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव की थी। उससे पहले वाली क्लास में Z का ग्राफ देखा था। अपन ने बोला था यहाँ पे Z 1 से छोटा है और यहाँ पे Z 1 से बड़ा है ना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रियल गैस इक्वेशन अपन को नहीं बता पा रही थी, लेकिन उसको अपन ने सही किया। अपन ने उसको क्या किया, सही किया, और अपन ने उसको बनाया क्या, अपन ने उसको बना दिया वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। पिछली क्लास में ये किया था। अब जब वैन डर वाल इक्वेशन अपने पास है, ठीक है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन पास है, तो अब वैन डर वाल इक्वेशन थोड़ी सी एक्चुअल बात है, और इससे अपन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वापस से डिराइव कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट with the derivation of Z from the compressibility factor, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा है कि यहाँ पर कम प्रेशर पर देखो, ये कम प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये जो हाई प्रेशर है, ये 100 एटमॉस्फेयर से ज्यादा के हैं। जिस पे ग्राफ ऊपर चला जाता है 100 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे मोस्ट ऑफ द गैसेस का ग्राफ नीचे ही रहता है। हाँ, कुछ गैसेस को रहने दो आप, हीलियम को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो इनको अगर छोड़ दें अपन, बाकी गैसेस के लिए ये ग्राफ जो है आपका नीचे रहेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपका कैसे अपन डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन, जैसा कि मैंने बोला, प्रेशर, अपन कम प्रेशर पे क्या होता है ये देखते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन का लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है बड़ी होगी, है ना, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा तो वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, और वॉल्यूम ज्यादा रहेगी तो वॉल्यूम जो है आपका, आप ऐसे कर सकते हो V माइनस एन बी, ये तो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना इसको, और ये वॉल्यूम है अपना कंटेनर का। इसको अपन क्या करें कि ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लें, कि अप्रोक्सीमेट करके इसको लिख डालें अपन V, ठीक है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम कम प्रेशर पर, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, तो V तो बहुत बड़ा रहेगा, और मॉलिक्यूल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो बहुत छोटा रहेगा। तो अपन ने इसको इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर दिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं अपन, n को 1 ले लो एक मोल के लिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता 1 मोल 10 मोल, वो तो वैसे ही बैठेगा। A/V², V इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन, जो वैन डर वाल इक्वेशन जो अपन ने ऊपर लिखी थी पिछली क्लास में, जो अपन ने डिराइव की थी, ये अपनी इस फॉर्म में आ गई, और इस फॉर्म में अपन ने देखा है कि ये P है, ये n², n की वैल्यू 1 है तो मैंने हटा दी, n²/V² इंटू V/RT, ठीक है। तो बच्चों, अब अपन यहाँ इस इक्वेशन से z निकालने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि जो अपन ने पहले z देखा था यहाँ पर, क्या वैसा z आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देता हूँ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्लस A/V इज इक्वल टू RT, समझ आ गया। और z निकालने के लिए z इक्वल टू PV/nRT होता है, n तो 1 है तो मैं RT से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है। PV/RT प्लस A/R इंटू T इंटू V इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। ये z हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस A/R इंटू टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम। क्या ये समझ में आया सबके? अंशिका, नो सर। हाँ आयुष, आयुष उन्नीत, समझ में आया ये? तो यस सर। अब हाँ, क्योंकि देखो पूरी की पूरी इक्वेशन अगर आप देखोगे ना, तो पूरी इक्वेशन को अपन ने क्या है एक साथ सॉल्व करना। पूरी इक्वेशन तो अपनी वैन डर वाल इक्वेशन ये वाली थी, है ना, ये वाली इक्वेशंस थी। अब इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना एक साथ मुश्किल है, तो अपन ने क्या करा, अप्रोक्सीमेशन लगाया, जिससे अपनी लाइफ इजी हो गई, है ना। जैसे अपन कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए 1010 रुपीज का बिलिंग होता है, तो अपन राउंड ऑफ करके 1000 पे कर देते हैं ना, क्लियर। तो सेम इज द केस हियर, कि यहाँ पे लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, तो ये तो जो वॉल्यूम है उसमें से ये मॉलिकुलर वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, जो अपन सही करने के लिए काम में लेते हैं इक्वेशन को, वॉल्यूम करेक्शन होता है ये। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत छोटा है ना, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। लेकिन ये कब है, ये लो प्रेशर पर है। लो प्रेशर मतलब लार्ज वॉल्यूम्स पर। इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, ए कांस्टेंट है, और ये आर और टी और वी पूरा पॉजिटिव टर्म होगा, ये टर्म पूरी पॉजिटिव रहेगी, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? और सर आ रही है।
हाँ एक बार हाँ चेक करो एक बार Sir, तुम्हारा your voice is not coming. वॉइस वॉइस तुम्हारा चेक करो कनेक्शन अंकित, चेक योर कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, z लेस देन 1 हो गया। क्लियर? क्यों z लेस देन 1 हो गया? क्योंकि 1 में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट किया और 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो 1 से छोटा है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, और ये ग्राफ जो अपन ने पहले पढ़े थे है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के, तो ये दिख रहा है अपन को मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए, मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए एट लो प्रेशर्स, एट लो प्रेशर z इज लेस देन 1। समझ आ गया है ना? हाइड्रोजन हीलियम की बात मैं अभी करता हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है, उसकी बात अपन करेंगे। हाइड्रोजन हीलियम के लिए z 1 से बड़ा आता है, क्यों आता है ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये सबके समझ में आ गया। ये टर्म याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैन डेर वाल इक्वेशन से z का डेरिवेशन। ठीक है, और फिर अपन दूसरा देखते हैं कि बहुत हाई प्रेशर पे क्या होगा। सेकंड केस अपन लेते हैं एट हाई प्रेशर्स, है ना? प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर से ज्यादा आए तो क्या हो? प्रेशर अगर 100 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो तो क्या हो? हाँ, ग्राफ में अपन को दिख रहा है कि ये जो ये पॉइंट है 100 एटमॉस्फेयर का है, देखा? और अगर प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए तो अपन को यहाँ पे ये दिख रहा है कि z जो है 1 से बड़ा हो रहा है, ऊपर निकल गया ना z का ग्राफ, पहले तो नीचे गया फिर ऐसे ऊपर चला गया, है ना? तो z 1 से बड़ा आ रहा है, z इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्लियर? तो फिर अपन यहाँ पर कैसे देखेंगे इसको, किस तरह से समझाएंगे? यहाँ पे अपन इसको किस तरह से समझा सकते हैं कि कैसे हो रहा है? इसको अपन इसी इक्वेशन से बताएंगे, और इस इक्वेशन से देखेंगे जो अपन ने इक्वेशन वैन डेर वाल्स की बनाई है, क्या वो उससे भी z अपन निकाल के देखें तो क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट की ग्राफ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? सभी के समझ में आ रहा है? अदनान, उम्मीद, Yes, अंकित, sir. अंशिका, आयुष, अनवी, बेटा समझ में आया? यस सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप लगाते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है ना? ये तो अपन जानते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत कम होगा, और जब वॉल्यूम बहुत कम होगा ऐसे केस के अंदर, जब वॉल्यूम बहुत कम होगा तो ऐसे केस में अपन V माइनस एन बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम छोटा हो गया, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है, मॉलिक्यूलर का जो वॉल्यूम है वो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, टोटल मॉलिक्यूलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत कम जा चुका है, क्योंकि आपने प्रेशर लिया 100 एटमॉस्फेयर का, बहुत ज्यादा प्रेशर या इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा लेने पे मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम भी बहुत छोटा है ना? और फिर यहाँ पर जब बहुत हाई प्रेशर है तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो अपना टर्म था, ठीक है, ये टर्म क्या है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, अब जब ये वेरी लार्ज है तो ये वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू के
सामने एक छोटी सी वैल्यू को अगर ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। समझ आ गया? इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अब अपनी, और ये एनआरटी था अपने पास, एनआरटी अपन ने एन को 1 लिया, मोल को 1 लिया, है ना। अपन ने क्या किया कि इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पी बी माइनस एन बी, एन को 1 रख रहा हूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ, बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। समझ गए? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत बड़ा हो गया, प्रेशर बहुत बड़ा हो गया तो प्रेशर प्लस समथिंग, बहुत बड़ा नंबर प्लस समथिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐड नहीं किया, मैंने ये एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया प्रेशर के सामने, क्योंकि मेरा प्रेशर जो है बहुत बड़ा आ गया है ना। जो प्रेशर है मेरा दैट इज वेरी लार्ज। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो इसमें इसको ब्रैकेट को मैं एक्सपैंड करता हूँ, तो ब्रैकेट को एक्सपैंड करके ये आ जाता है पी वी माइनस प्रेशर इंटू बी, एन इक्वल टू 1 ले लिया है मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। एन इक्वल टू 1 2 तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आर टी। और मैं जेड को निकालने के लिए जेड पी वी बाय एन आर टी होता है, तो एन तो 1 रखा मैंने, तो पी वी अपॉन आर टी रखा, है ना, माइनस पी बी बाय आर टी हो गया, है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मेरा z कहलाएगा, z इज इक्वल टू 1 प्लस प्रेशर इंटू बी बाय आर टी। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर ये वैल्यू तो कांस्टेंट्स हैं, तो सारे इसमें b कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्रेशर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ बहुत ज्यादा प्रेशर पे Z1 से बड़ा आ रहा है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर क्या, और अपन ने पहले Z को देखा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कि बहुत हाई प्रेशर पे Z1 से बड़ा दिख रहा है अपन को। ये देखो, ये वाले जो रीजन ऑफ द ग्राफ है, Z इक्वल टू 1 की लाइन जो है आपकी बीचों बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर जा रहे हैं। तो ये बात वैन डर वाल इक्वेशन भी बता रही है कि Z1 से बड़ा जब होता है, कब बड़ा होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा प्रेशर पे आपके रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं। बिकॉज सपोज आप सोचो कि पहले तो लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, और आपके बहुत हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। क्या ये समझ में आया? अंशिका, अदनान, अनवी, उनी, वायुष, बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, जो सेकंड केस में हमने ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया? हाँ बेटा, उसका कारण ये है कि प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, है ना। देखो, मैं जैसे ऐसे प्रेशर, मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं क्या बढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे क्या है, प्रेशर, प्रेशर। है ना, प्रेशर है, तो मैं प्रेशर को बड़ा करता जा रहा हूँ। अब प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होने के बाद इतना ज्यादा हो गया कि उसके सामने ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कुछ रहा ही नहीं। समझ आया? इट इज सिंपल। जैसे जो छोटी सी वैल्यू आप ऐड करके कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। मान लो वो 100 एटमॉस्फेयर है और ये वैल्यू इतनी छोटी आ रही है कि अपन इसको, ठीक है ना, ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 रुपए में आप 100 रुपीज ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यू कैन पे 10,000 रुपीज। समझ आ रहा है? तो इसलिए अपन ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। जब प्रेशर बहुत बड़ा हो गया, है ना, तो लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर पे तो अच्छा, प्रेशर जब लो था तब तो नेग्लेक्ट नहीं करा इसको मैंने फर्स्ट केस में, क्योंकि जब प्रेशर कम है और ये भी कम है ना, और तो दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
हाँ प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसमें से छोटी चीज हटाओ चाहे मत हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तो मैंने ये वाला अप्रोक्सीमेशन। और जब प्रेशर बहुत बड़ा हो गया तो प्रेशर बहुत बड़ा हो गया तो प्रेशर के सामने छोटी सी चीज ऐड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ तो z अपना 1 से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये अपन को समझ में आता है। अच्छा हाइड्रोजन और हीलियम में क्या हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल नील होते हैं। ए लगभग 0 के करीब होता है। वैन डर वाल कांस्टेंट में, वैन डर वाल इक्वेशन में ए लगभग 0 के करीब होता है क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो करीब करीब 0 होते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन जो आपकी बनती है P प्लस ए एन, यहाँ हर पे हमेशा ही इक्वेशन में ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की टर्म को आप हटा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए करीब करीब 0 है, लगभग 0 है, और v माइनस बी रखो इज इक्वल टू आर टी, है ना। तो z इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस बी पी बाय आर टी। तो यहाँ पे z हमेशा पॉजिटिव आता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस नील होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बहुत कमजोर होते हैं इनके, क्योंकि बहुत ही छोटे, इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें अपन देख सकते हैं कि वहां पर आपके ज्यादा वैल्यू आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ बेटा। और फिर अपन तो ये अब हो गया अपना वैन डर वाल इक्वेशन। फिर कुछ दूसरी इक्वेशन भी हैं जो वैन डर वाल जैसी हैं। एक बार कोई मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो वैन डर वाल से अपन समझा पा रहे हैं कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी कैसे बदल रही है। आइडियल गैस से तो कुछ समझ में ना आ रहा था अपन को, आइडियल गैस से तो z हमेशा 1 आ रहा था। लेकिन वैन डर वाल इस ग्राफ को समझा पा रहा है कि लो प्रेशर पे तो z की वैल्यू कम होगी फिर ज्यादा होगी, हाई प्रेशर पे क्यों हो रहा है ऐसा। वैन डर वाल इक्वेशन से अपन ने देखा z निकाल निकाल के कम प्रेशर पे हाई प्रेशर पे, और उससे अपन को समझ में आ गया, है ना। दूसरी इक्वेशंस भी हैं जैसे बार्थेलॉट इक्वेशन है, ठीक है। इसमें कोई इतना जरूरत नहीं है, वैन डर वाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर इक्वेशंस में आता है बार्थेलॉट। बार्थेलॉट इक्वेशन में ये वैन डर वाल इक्वेशन ही है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इसको T से और डिवाइड कर दिया बस। समझ आ गया? यहाँ पे टेम्परेचर और ले लेते हैं इसके साथ, n तो 1 ले रहा हूँ मैं, या लिख देता हूँ n स्क्वायर भी लिख देता हूँ, बाद में 1 कर देंगे। और v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और n मोल तो है आपके 1, तो p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है ना, मैं स्क्वायर लिखना भूल गया था, इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो बार्थेलॉट इक्वेशन है, इसमें इसने ये टेम्परेचर और ऐड कर दिया है ये बताने के लिए कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये ज्यादा टेम्परेचर पे कम लगेंगे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा लगेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की स्पीड कम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं उनपे, है ना। और ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत स्पीड से मॉलिक्यूल चलते हैं ना, क्योंकि अपन ने स्पीड निकाली थी मॉलिक्यूल्स की, अलग अलग स्पीड अपन ने डिराइव की थी, अपन ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, आरएमएस स्पीड, तो वो सभी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल थी, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो ये अपन जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, या वाइस वर्सा। तो उसको अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस को टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया था बार्थेलॉट ने। बाकी इक्वेशन बिल्कुल वैसी की वैसी है,
जो आपने वैन डर वाल्स में देखी। ठीक है, अगली इक्वेशन है आपकी वेरियल इक्वेशन। वेरियल इक्वेशन भी ऐसी की ऐसी है, वैन डर वाल्स से डिराइव हुई है। ठीक है, और इसके अंदर आपको इसी तरह से करा जा सकता है वेरियल इक्वेशन में भी। जैसे P मैं एक मोल के लिए ले रहा हूँ पहले, है ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। ये Z को बताती है, डायरेक्ट वेरियल इक्वेशन डायरेक्ट Z को एक्सप्रेस करने वाली इक्वेशन है। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को तो मैं 1 ले रहा हूँ बाई वी स्क्वायर, है ना, और V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। समझ गए, ये अपने पास इक्वेशन थी वैन डर वाल इक्वेशन एक मोल के लिए। n इक्वल टू 1 रखा था मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया इसी इक्वेशन को, है ना। देखो सब अब वैन डर वाल से ही रिलेटेड है, क्योंकि एक बार मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसको उसी पे लोगों ने वर्क करके आगे बढ़ाया, है ना। तो ये हो गया अपना आर टी अपॉन वी माइनस बी, ठीक है, माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। अब इसको बेटा अपन ने क्या करा, जेड जेड वेरियल इक्वेशन में डायरेक्ट जेड की बात की जाती है, और z के लिए पीवी अपॉन आर टी आएगा, क्योंकि n तो 1 है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पीवी और आर टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आया v अपॉन वी माइनस बी माइनस, ठीक है, आर टी से मैंने इसको डिवाइड किया, v से मल्टीप्लाई किया, a अपॉन आर टी वी। ठीक है, ये समझ में आया। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से, है ना, क्योंकि वॉल्यूम बनाना है, और नीचे डिवाइड किया आर टी से। तो ये बन गया पी वी बाई आर टी, क्योंकि मेरे को एन एन तो 1 लिया है, तो एन से भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू, ठीक है, v अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाय आर टी वी। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी बाई वी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दो, माइनस ए बाय आर इंटू टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया, ऊपर जाएगा 1 माइनस बी बाई वी की पावर -1 आ गया, ऊपर गया ए बाय आर टी वी, है ना। थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा है, और बस वही बात बोली आ रही है, घुमा रहे हैं उसको, है ना। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसका एक्सपेंशन आप लोग पढ़ेंगे, है ना, अभी आगे चल के मैथमेटिक्स में, है ना, या फिर याद कर लेना आप इसका एक्सपेंशन। ठीक है, 1 प्लस बी बाय वी प्लस बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस, बहुत ही आसान है, बी क्यूब बाय वी क्यूब, ऐसे, है ना। 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन जो होता है, समझ आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस तरह से चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अच्छा एक टर्म और थी अपनी, ए बाय आर टी वी, ये वही वही इक्वेशन है, देख लो, कोई कुछ मैं नया नहीं कर रहा, है ना, बस मैं जादू दिखा रहा हूँ। जादू क्या दिखा रहा हूँ मैं, मतलब वही वैन डर वाल इक्वेशन को घुमा फिरा के अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, है ना। बार्थिलॉट ने उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और अपन ने उसी को घुमा दिया, है ना, कुछ और एक इसको ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप एक्सपैंड करते हो क्या नहीं करते, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप अभी आगे चल के माइनस की पावर को एक्सपैंड करना सीखोगे, तो ये माइनस की पावर है, ठीक है। ये एक्सपेंशन कर दिया इसका, इस ब्रैकेट का, इसको अपन बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं।
ठीक है, जो आप आगे पढ़ लोगे इसकी टेंशन मत लेना। अब मैंने क्या करा, ये z को इस तरह से लिखा 1 प्लस ये v वॉल्यूम वाली टर्म को कलेक्ट कर लिया, b माइनस a बाय आर टी, ठीक है, 1 बाय v प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय बी क्यूब, है ना। और प्लस ऐसे 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 बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन वो छोटी वो टर्म्स अपन को ऐसे करते जाओ तो आपको लगेगा ऐसे सॉल्व कैसे करोगे, इतनी सारी टर्म्स आ रही है आपके मन में, ये टेंशन हो जाएगी, मेरे को भी हो जाती है ना। जो टेंशन आपके मन में चल रही है मेरे को भी चल रही है ना। लेकिन बच्चों को टेंशन वाली बात नहीं है, रीजन बीइंग कि ये टर्म्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर है, बी बहुत छोटा होता है, बी क्या है, एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बहुत ही छोटा है ना। तो छोटे को स्क्वायर करा और भी छोटा बन गया, क्यूब को क्यूब करा तो और भी छोटा आएगा, छोटे नंबर को क्यूब करते हैं ना तो वो छोटा 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 होता जाएगा, है ना। तो बाकी सब जगह पे ये मतलब बाकी की टर्म्स आपको लग रहा है मैंने ऐसे डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये तो चलता ही जाएगा, आपको लगेगा अरे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेंशन हो गई, ये तो इतनी सारी टर्म्स आएंगी, क्या सबकी वैल्यू लिखने बैठेंगे? नहीं, सबकी वैल्यूज नहीं लिखनी, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि जिनकी वैल्यूज जो है आपकी लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो वैल्यूज नेग्लिजिबल आएंगी। समझ में आया? तो ये आपका विरियल इक्वेशन है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विरियल इक्वेशन, ये इसका सेकंड कोफिशिएंट है, इसका इसका जो यूनिट होगा वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि दिस अपॉन वी है, इसका जो यूनिट होगा, समझ आ गया? क्लियर? तो ये आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, बी का यूनिट का स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम के यूनिट से स्क्वायर डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रियल इक्वेशन? बस नया कुछ भी नहीं किया है, उसी को अपन ने दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, है ना। इट इज जस्ट लाइक एक ही चीज है, उसी को घुमा फिरा के बोला, और इक्वेशन, गैस इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम देने की बजाय जेड के टर्म में बात की मैंने। आ गई बात समझ में? इसमें कोई डाउट मेरे को बताओ, क्या आप सोच रहे हो? अंकित, अनवी, आयो, सुनील, अंशिका, बताओ बेटा। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। अदनान। यस। सर जैसे आपने बोला कि बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और जो आगे सारी वैल्यूज चलती रहेंगी ये बहुत छोटी होंगी, तो क्या हम इनको निगलेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले ही करा था? हाँ हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बी तो देखो मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो अपन को हटाना है ना, और वी कंटेनर का वॉल्यूम है, तो वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी, और उसको स्क्वायर कर दो तो और भी छोटी हो जाएगी, उनको नेग्लेक्ट कर सकते। तो आई होप सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? अंकित, पुनीत, जी सर। है ना, समझ में आया बिल्कुल। तो इस तरह से रियल इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट्स ध्यान रखना, है ना। तो और इनके इस तरह से लिखा जाता है, इसको बी मान लेते हैं, कैपिटल बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं है, कोई नई बात नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपन चलते हैं बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पे। क्या मतलब होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? सर जब हम गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर में डाल देते तो वो लिक्विफाई होने लग जाती है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको टेम्परेचर को सही करना पड़ेगा, बाकी सारी बातें सही बोली है। बताओ। हम्म लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में टेम्परेचर को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? सर कम कर देंगे। हाँ कम कर देंगे, जैसे लिक्विफिकेशन अपन देखते हैं, है ना, कब देखते हैं अपन? सर्दियों में, जब बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती है, जो वाटर वेपर है, ठीक है, अपने कार के विंडशील्ड पे कंडेंस हो जाती है, सुबह अपन मॉर्निंग में देखते हैं बहुत सर्दी रहती है ना, तो उसकी बूंदें आपकी दिखती हैं ना प्लांट्स पे, ट्रीज पे,
और आपके जो भी चीज रात को बहुत कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो कंडेंस हो जाती है, तो वो लिक्विफिकेशन है ना। तो लिक्विफिकेशन जो है आप किस गैस का कर सकते हो, आइडियल गैस का या रियल गैस का, ये बताओ, कौन बताएगा। किसका लिक्विफिकेशन किया जा सकता है, आइडियल गैस का या रियल गैस का। हम्म आइडियल गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते ही नहीं है ना, थ्योरी के हिसाब से। अगर परफेक्टली आइडियल गैस लो तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं। रियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो रियल गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते करते वो जब बहुत ही पास आ जाते हैं तो गैस लिक्विड बन जाती है ना। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आप रियल गैसेस का कर सकते हो, ठीक है, आइडियल गैस का भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन परफेक्टली आइडियल गैस जो थ्योरेटिकल बात है उनका नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब कैसे कर सकते हो, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया और आप लोगों ने देखा भी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, ये आप कर सकते हो कैसे, टेम्परेचर को कम करके। लिखिए आप, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग, बाय कूलिंग देम, ठीक है। कूलिंग देम का मतलब टेम्परेचर को कम करके, रिड्यूसिंग देयर टेम्परेचर, बाय रिड्यूसिंग देयर टेम्परेचर। ये तो आप सभी लोग देखते हो सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के या गर्मियों के दिनों में भी देखते हो, when you take a bottle out of your fridge, है ना, वाटर बॉटल आउट फ्रॉम योर फ्रिज, अपन बाहर उसके वाटर बॉटल के बाहर क्या देखते हैं, वाटर बॉटल के बाहर अपन देखते हैं कि वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना। तो क्या वो अपनी बॉटल लीक कर रही है, या वो हवा से आके वाटर ड्रॉपलेट्स बनी है बॉटल के बाहर, जानते हैं ना अपन, फ्रिज से एकदम बॉटल निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत कूल हो गई हो, और फिर अपन थोड़े समय बाद क्या होगा कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो वेपर है, वाटर वेपर, वो यहाँ पर आकर कंडेंस हो रहा है ना, उसका लिक्विफिकेशन हो रहा है टेम्परेचर कम करने से। देखा आपने, सभी ने देखा है, ठीक है, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। और दूसरा जो फिनोमेना आपको पता है, जो इतना कॉमनली अपन, मतलब है तो बहुत कॉमन है लेकिन अपन ऐसे देख नहीं पाते, वो है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इसको अपन घर में देख सकते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अपन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में। तो कुकिंग के अंदर जो गैस होती है वो एक्चुअली गैस रहती है, बट अगर आप उसके गैस के सिलेंडर को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो आपको लिक्विड के ऐसा लगेगा जैसे इसमें लिक्विड फिल्ड है। तो एक्चुअली वो गैस है, बट उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना। तो वहां पर उसको प्रेशर भरते आते तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण वो लिक्विड बन जाती है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, है ना, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। समझ में सर आ एक गया लोगों को? क्वेश्चन है। हाँ बताओ बेटा। सर जैसे आपने बोला कि हम सिलेंडर को, एलपीजी के सिलेंडर को हिलाते हैं तो हमें थोड़ी लिक्विड वाली फीलिंग आती है, मतलब कि थोड़ी सी आवाज आती है, और जब हम वो गैस स्टोव पे जलाते हैं तो वो गैसेस स्टेट पे जाती है, तो वो कैसे होता है? हाँ बेटा, तो देखो, जब गैस सिलेंडर फिल्ड हुआ होगा, भरा गया होगा, जो जो कंपनी है, जो प्लांट है गैस का, वहां पे भरा जाता है, तो उसमें क्या है, गैस भरते आते हैं ना मशीन से, हाई प्रेशर से। तो उसमें तो क्या होता है, पहले तो गैस, शुरुआत में तो गैस रहती है, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो लिक्विड बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी गैस भर दोगे आप,
तो वो लिक्विड बन जाएगी। गैस का सिलेंडर कुछ ऐसा 14 ऐसा कुछ इतना बड़ा रहेगा, है ना, इतना वाइड रहता है, अपन ने देखा है घर में, है ना। तो अब आप सोचो कि उसमें पूरी बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत सारी गैस भर दो तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने आप लिक्विड बन जाएगी। अब जब अपन क्या करते हैं, वो गैस ट्यूब से कनेक्टेड होती है, ऐसे ट्यूब से कनेक्ट होकर बर्नर पे से कनेक्ट होती है ना। तो बर्नर से कनेक्ट होती है, तो जैसे ही अपन बर्नर को ओपन करते हैं, है ना, तो गैस यहाँ पे क्या होता है, एकदम से जैसे ही खोला है इसको ट्यूब, तो यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर कम होने लग जाता है। तो प्रेशर कम होने से क्या होता है, जो लिक्विड है ना वापस से गैस में बदलने लग जाता है। तो जो बाहर अपन को गैस आती है बर्नर तक जो आती है, वो लिक्विड तक नहीं आएगी, वो तो गैस ही आएगी। कारण ये है कि जो बर्नर तो बाहर खुला है, उसमें प्रेशर नहीं है, तो वो गैस जैसी लिक्विड जो गैस होती है वो आपकी गैस में चेंज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया अनवी बेटा? तो सर इसका मतलब है कि कम वॉल्यूम में हम ज्यादा गैस भर देते ताकि वो लिक्विफाइड हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कम वॉल्यूम में ज्यादा गैस भरने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ा के भी आप लिक्विफाई कर सकते हो। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इट कैन आल्सो बी लिक्विफाइड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। या दोनों को साथ कर दो आप, और आसानी से लिक्विफिकेशन होगा। समझ आया? तो यहाँ पे अपन ऐसा देख रहे हैं, देखिए ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है जो अपन ने इनिशियल में, आप याद करो, बॉयल्स लॉ में देखा। ठीक है, ये हाइपरबोला था। समझ आया? यहाँ पे ये तो एक्चुअली ये वाला तो आइडियल गैस के लिए थे, ये वाले ग्राफ। आइडियल गैस पीवी ग्राफ। अब इसमें देख रहे हो कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम करते आ रहे हो, पीछे जाते हुए प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है, हाइपरबोला की तरह बिहेव कर रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर? लिक्विफिकेशन की कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, लिक्विफिकेशन की बात कब स्टार्ट होगी, इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें एक ग्राफ में भी बताऊंगा आपको। टीसी, टीसी अपन कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को। हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा? ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर, देखो कूलिंग करने से लिक्विफिकेशन होता है ना। ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके, अगर गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होता है तो उसको कितना भी प्रेशर लगा दो वो लिक्विड नहीं बन पाएगी। अ गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। लिखिए आप लोग, सबसे पहले लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या बात है। गैस कैन ओनली बी लिक्विफाइड if its temperature is less than
इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर गैस का टेम्परेचर अगर गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो उसको लिक्विड नहीं बना सकते आप। नो मैटर हाउ हाई इट्स प्रेशर, कितना भी प्रेशर लगा दो, कितना भी प्रेशर लगा दो, वो कभी लिक्विड में नहीं आ पाएगी। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कभी भी अगर गैस होती है तो वो लिक्विड नहीं बन सकती, कितना भी प्रेशर हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन किस किस को समझ में आई और किस किस को नहीं आई, पहले तो ये बताओ जल्दी से। समझ नहीं आई। नहीं आई? गैस को लिक्विफाई कैसे करोगे बताओ मेरे को, कैसे लिक्विड बनाओगे गैस को? कैसे कर, क्या क्या कर सकते हैं लिक्विड बनाने के लिए बताओ। बोलो, गैस को लिक्विड कैसे बनाएंगे? So we have two ways. Either we can liquidify the gas by cooling the temperature or by using huge pressure on it. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर बढ़ाकर, या तो प्रेशर लगाओ या टेम्परेचर उसको ठंडा करो, तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आके कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड बन जाएगी गैस। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों आप ऐसे देखिए, अगर गैस का टेम्परेचर आप नहीं कम कर रहे, वो फिक्स रख दो, सिर्फ प्रेशर ही बढ़ाते जा रहे हो, तो मेरा सवाल ये है, सिर्फ प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? हाँ या ना बताओ। क्या प्रेशर को इंक्रीज करके मैं गैस को लिक्विड बना सकता हूँ? सुनी आयुष बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, क्या मैं प्रेशर को इंक्रीज करके प्रेशर को इंक्रीज करके क्या गैस को लिक्विड बना सकता हूँ क्या अनवी? यस सर। देखो आंसर है यस और नो, दोनों आंसर। कैसे दोनों आंसर कैसे आए अदनान? प्रेशर बढ़ाकर, प्रेशर को बढ़ाकर, है ना, प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं ना अपन। ठीक है, क्या मैं गैस को लिक्विड में बदल सकता हूँ? आंसर है हाँ भी और ना भी। ये ऐसा कैसा है? देखो पढ़ो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि प्रेशर बढ़ाकर गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है अगर गैस का टेम्परेचर उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पर है तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा और वो लिक्विड बन जाएगी। अगर गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो फिर वो कितना ही प्रेशर बढ़ा दो वो लिक्विड नहीं बनेगी। क्या आप समझ में आया? अंकित, अदनान, अंशिका, आयुष? यस सर।
हाँ, तो प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विड बना सकता हूँ क्या? आंसर है हाँ भी और ना भी। हाँ कब है आंसर? हाँ तो तब होगा जब गैस का टेम्परेचर, अगर उसके गैस के, हर गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अगर वो गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे गैस है तो प्रेशर बढ़ा के उसको लिक्विड कर सकता हूँ। और अगर गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है ना, गैस हायर टेम्परेचर पे है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म गैस को लिक्विड नहीं बना सकता, क्योंकि गर्म गैस में टेम्परेचर ज्यादा होने से पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे होंगे, तेजी से मूव करने से फिर वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के लिक्विड नहीं बनाएंगे। समझ आ रहा है? एक हद से ज्यादा, है ना। एलपीजी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा अंकित, एलपीजी गैस लिक्विड में ही होती है गैस के सिलेंडर के अंदर, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है। एलपीजी गैस लिक्विड में ही होती है। अगर आप उसको हिलाओगे ना, थोड़ा सा बच के हिलाना, क्योंकि बहुत भारी होता है, पैर पे ना लग जाए आपके, है ना। अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर ऐसा होता है, जैसे आवाज आती है लिक्विड भरा हुआ है, पानी जैसी आवाज आती है अंदर से, तो वो आपको महसूस हो जाएगा। सर इसका प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए सर ज्यादा भारी होता है वो। हाँ, प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारी गैस लिक्विड के रूप में भरी रहती है, लिक्विड के फॉर्म में भरी रहती है ना। और उसका जो टेम्परेचर होता है, जो मतलब एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर, जो गैस होती है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे होती है, इसलिए ज्यादा प्रेशर पे वो लिक्विड के फॉर्म में रह सकती है एलपीजी सिलेंडर में। तो अगर एलपीजी सिलेंडर को अपन गर्म करेंगे, है ना, तो गर्म करने से अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, जो एलपीजी का क्रिटिकल टेम्परेचर है, तब वो गैस गैस रहेगी नहीं, तब लिक्विड बन ही नहीं सकती गैस, तब वो गैस मतलब लिक्विड नहीं रहेगी, तब वो वापस से गैस में बन जाएगी, लिक्विड नहीं बन सकती। उस पे उसको एक नए नाम से जाना जाता है कि उस गैस को, उसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जब गैस जो होती है और वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा पर होती है, तो वो लिक्विड नहीं बनती, चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, ये बॉयस लॉ का ग्राफ आपने देखा, ये बॉयस लॉ के ग्राफ है ये वाले, जो मैंने ऐसे ऐसे करके लिखे हैं, दो लाइनें, है ना। ये मैंने एक डोम भी बना दिया, यहाँ पे देखो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC। ठीक है सर, डोम बना दिया ग्राफ में, ये एक ग्राफ में डोम जो है, मैं किसी कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर पर है, और जो गैसेस यहाँ पे T1 है, T2 है, ये T1 और T2 दोनों ही TC से ज्यादा है, तो इस TC पे ये गैस की तरह बिहेव करेगी, और तो ये आपके बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी, है ना। मान लो अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, गैस का टेम्परेचर कम है तो जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होना स्टार्ट कर देगा, है ना। देखो प्रेशर बढ़ता आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर की ओर राइज कर रहा है, वॉल्यूम पीछे आ रहा है, वॉल्यूम कम होता आ रहा है ना। ये डोम तो मैंने बाउंड्री के लिए ड्रॉ किया है, यहाँ पे आते के ऐसे फ्लैट लाइन हो जाएगी ऐसे, पहले तो वॉल्यूम कम होता आ रहा है, प्रेशर बढ़ता आ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये फ्लैट लाइन हो गई। यहाँ पर क्या होगा कि गैस लिक्विफाई होना चालू हो जाती है, तो सॉलिड प्लस, सॉरी लिक्विड प्लस गैस के फॉर्म में आ जाती है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, तो कुछ गैस लिक्विड, कुछ गैस आपकी गैस के फॉर्म में रहेगी, गैस प्लस लिक्विड। समझ आया? तो यहाँ अपन पीछे जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं, यहाँ पे तो गैस थी वो, यहाँ पे पूरी लिक्विड में बदल गई। जैसे ही पूरी गैस लिक्विड में बदल गई, लेकिन ये देखो टेम्परेचर TC से नीचे है अपन, ये ध्यान रखो आप, तभी ऐसा संभव है। TC से ऊपर वाले ग्राफ में तो देखो वो गैस के फॉर्म में बॉयल्स लॉ के ग्राफ को ही दिखा रही है। TC से नीचे ग्राफ चलते चलते एकदम से ऐसे प्रेशर बढ़ते बढ़ते बढ़ते
है ना, आपका एकदम से ग्राफ ऐसा फ्लैट हो गया और वो डोम रीजन में आपके आ गया है। डोम तो बाउंड्री मैंने दिखा रखी है यहाँ पे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते आओगे ना आप, है ना, गैस को प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो कुछ गैस लिक्विड बनती आ रही है ना। एक बार सारा लिक्विड बन गया, इधर आ गए तो फिर वो लिक्विड 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 ज्यादा होता है। एक बार जब सारी गैस लिक्विड बन गई तो लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, एकदम से राइज करता है। लिक्विड का वॉल्यूम कम नहीं कर सकते आप दबाकर। तो ये ग्राफ देखो एकदम से ऐसे देखो, वर्टिकल ग्राफ है। वर्टिकल ग्राफ मतलब अगर आप प्रेशर, आप इसको क्या है कि यहाँ पे प्रेशर एकदम से राइज होगा एक बार लिक्विड बन गया। क्या ये बात सबके समझ में आई? अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो ग्राफ ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे होता हुआ निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वाले हिस्से में ग्राफ लिक्विड बनेगा। ये पूरा लिक्विड का ग्राफ। प्रेशर एकदम लिक्विड को प्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, तो वो एकदम से प्रेशर, ऐसे प्रेशर की लाइन ऐसी है एकदम। क्या ये समझ में आया आपके? इसमें कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस करो, आप लोग पूछिए आपके डाउट। सबसे पहले अनवी और अपन अंशिका, आप दोनों पूछो मेरे से, क्या डाउट है इसमें, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया। अनवी, अंशिका, सर क्लियर है। है ना। क्लियर। अदनान, बताओ क्या समझ में नहीं आया। फिर आ गया समझ। अंकित, आयुष, उनीत, ठीक है। तो अब देखो आप, अब क्या होता है कि ऐसे ही आप दूसरे, जैसे अपने कुछ टेम्परेचर कम लिया तो कम टेम्परेचर पे गैस को कूल करने लगे, तो पहले तो हाइपरबोला जैसे ही कर्व है, ऊपर देखो आप, है, जैसे ही डोम रीजन में आया कर्व ऐसा हो गया, हाइपरबोला रहा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन बन गया, है ना। गैस क्या है, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे तक तो गैस थी, वो यहाँ तक तो गैस थी, है ना। यहाँ पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो गई, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर है, यहाँ तक आते आते वो पूरी लिक्विड बन गई और फिर ग्राफ ऐसे चला। लेकिन ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही संभव हो पाए। समझ आया? तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, तो किसी भी गैस को लिक्विड बनाना अगर आप चाहते हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करके उस गैस को लिक्विड तभी बनाया जा सकता है जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। और अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पर है तो ऐसी गैस कभी लिक्विड नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको नहीं खींच पाएंगे, है ना, और वो लिक्विड नहीं बन पाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन तो आपको समझ में आई, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है मतलब, तो आपको ऐसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, है ना। और अगर आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपका कम रहेगा, है ना। जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स, इनके इंटरमोलिकुलर, ये गैस के 2 पार्टिकल्स हैं या 3 पार्टिकल्स ऐसे बना देता हूँ, ये आपस में एक दूसरे को बहुत जोर से खींच रहे हैं, ज्यादा एरो लगा के मैंने बताया,
तो ये आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, तो इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली। तो इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होगा। लो टेम्परेचर पर मतलब आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी, क्योंकि इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसे, इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस इस तरह के हैं कि आसानी से लिक्विड बन सकती है, ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आपको ज्यादा कूल करने की भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर इसका जो है आपका लो है, समझ आ गया, तो इजीली लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन अगर मान लो ऐसी गैस है आपकी जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ आपको, सॉरी, स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, मैं पहले लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने इंटरमोलिकुलर, शायद मैं उल्टा बोल गया इसमें, हाँ मैंने यहाँ तो ठीक बोला था बिल्कुल, शायद मैंने, आप वापस से सुनिए, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनिए समझिए इसमें, तो गैस आसानी से लिक्विड बन सकती है। इस बात से तो आप सब लोग एग्री कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ट्राइंग टू पुल द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस टुगेदर एंड दैट कैन फॉर्म चेंज टू लिक्विड वेरी इजीली। ठीक है, अब ऐसी गैस को अगर लिक्विड बनने से रोकना है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो आपको इसका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको ज्यादा गर्म करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से पास आना चाह रहे हैं ना, लिक्विड बनना चाह रहे हैं। तो इसको लिक्विड बनने से रोकने के लिए आपको ज्यादा गर्म करके रखना पड़ेगा, ज्यादा हीट करके, क्योंकि ये तो चाहती है गैस कि मैं लिक्विड बन जाऊं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसमें, है ना, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर आसानी से लिक्विड बन जाती है ना, इजीली लिक्विड बन जाती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वाटर के बीच में, ठीक है। तो इस गैस को लिक्विड बनने से अगर रोकना है तो आपको इसको टीसी से ज्यादा रखना पड़ेगा, और इसका टीसी भी ज्यादा होगा क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। ये गैस लिक्विड बनना चाह रही है तो आपको इसका टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा, इसके ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रोक, इसको लिक्विफाई करने से रोकने के लिए। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली, सो तो टीसी होगा वो क्या होगा, हायर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? मतलब इट मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स लिक्विफिकेशन। अनवी, अंकित, पुनीत, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, तो जो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा ताकतवर होते हैं वो लिक्विड बनना ही चाहती है हमेशा, और उसको लिक्विड बनने से रोकने के लिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास ना आ पाए, लिक्विड ना बना पाए, तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा, है ना। और अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, तो
कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर हैं इसके, तो गैस का जो लिक्विफिकेशन है, गैस कैन बी लिक्विफाइड विद डिफिकल्टी, क्योंकि आप प्रेशर लगाए जा रहे हो, है ना। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ही नहीं है, अट्रैक्शन, है ना। गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, वो आप प्रेशर लगाए जा रहे हो, गैस को कंप्रेस किए जा रहे हो, है ना, लेकिन गैस लिक्विड बनना चाह ही नहीं है। उसके पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड बनने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कमजोर है, अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है, तो गैस की लिक्विफिकेशन बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर हैं या नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम में। गैस कैन बी लिक्विफाइड विद डिफिकल्टी। तो फिर आप ऐसा क्या करोगे, इसको ठंडा करके ही लिक्विफाई कर सकते हो, कूलिंग करो, तो लो टेम्परेचर पे ही ये गैस लिक्विफाई हो सकती है, तो इसका टीसी जो होगा लोअर होगा। जिस गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे हो, गैस के पार्टिकल्स अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, लिक्विड कैसे बनेंगे। अपन ने क्या किया फिर, अपन ने टेम्परेचर भी कम किया, टेम्परेचर कम किया तो फिर क्या होगा, और उनकी एनर्जी कम होगी, तब जाके वो लिक्विड बनेंगे। आया समझ में। तो ऐसी गैस जिसके कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, उसका टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर होगा, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो तो लिक्विड बनना चाहते हैं, तो कितना गर्म करेंगे लिक्विड ना बने, वो टीसी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो टीसी हायर होगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन गैस को देख के भी बता सकते हैं कि इसका टीसी हायर है या लोअर है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, जैसे HCl गैस होता है ना, अपन को घर में भी HCl क्लीनिंग पर्पस के लिए काम में आता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, और ये गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन अपने घर में तो वो लिक्विड, मतलब वो डिसॉल्व करके पानी में मिला हुआ होता है, वो अलग बात है ना। HCl गैस है और एक हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। HCl गैस में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नॉन मेटल है ना। अपन ने पढ़ा 9th-10th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इधर माइनस और इधर प्लस चार्ज होता है, थोड़ा सा माइनस थोड़ा सा प्लस, जिसको मैंने डेल्टा, ये छोटा डेल्टा लिखा है ना। ये प्लस और माइनस है, आप मत लगाओ, ऐसे लिख दो, थोड़ा कंप्लीट प्लस और माइनस तो नहीं होता है NaCl की तरह, थोड़ा सा प्लस और माइनस। हाइड्रोजन में तो दोनों एटम हाइड्रोजन के, कौन खींचेगा, कोई भी नहीं खींचेगा ना, ये वाला हाइड्रोजन, दोनों बराबर खींचेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उस पर चार्जेस ऐसे नहीं होंगे। तो मुझे ये बताओ कहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, कहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं। दो HCl के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज्यादा खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जल्दी बताओ, कौन बताएगा। उनी, वायु, संकेत, अनवी, बताओ बेटा। सर HCl के। हाँ, HCl के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो माइनस है प्लस है ना, ये अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस है ही नहीं, तो लिक्विफिकेशन कहाँ आसान हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है, दोनों बराबर खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, कोई ज्यादा कोई कम नहीं खींच पाएगा। तो प्लस और माइनस के कारण HCl के मॉलिक्यूल ज्यादा खींच रहे है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस HCl में ज्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस HCl में ज्यादा है, तो किस किस गैस को लिक्विफाई करना आसान है, HCl को या हाइड्रोजन को। सर कौन बताएगा। HCl को। हाँ, HCl आसानी से लिक्विड में बदल जाएगा, जरा सा
क्योंकि मॉलिक्यूल खींच रहे हैं एक दूसरे को, खींचने से लिक्विड जल्दी से पास पास आके लिक्विड में बदल जाए। हाइड्रोजन को लिक्विड करना, बनाना मुश्किल है ना। तो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली, इसका जवाब है HCl गैस को लिक्विफाई करना आसान है, ड्यू टू, आप लिख लो, ड्यू टू इट्स लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। HCl को लिक्विड बनाना इजी है क्योंकि पार्टिकल अपने आप को ही खींच रहे हैं, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर है जो जिसके ऊपर ये लिक्विड ना बन पाए, जिसके ऊपर गर्म करने पे लिक्विड ना बने। तो HCl तो लिक्विड बनना चाहता है, तो कब इसको कब क्या करोगे, कितने टेम्परेचर तक हीट करोगे कि लिक्विड ना बने? वो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? कौन बताएगा? अंकित बताओ मेरे को। उन्हीं, वो टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? जिसपे लिक्विड ना बन पाए। सर ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा होगा, क्योंकि तो लिक्विड बनना चाहते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो अपन इसको बहुत गर्म करो, बहुत गर्म होने के बाद ही ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिक्विड नहीं बन पाएंगे, है ना। तो अट्रैक्शन ज्यादा है ना। तो यहाँ पर इजीली लिक्विफाइबल गैस है ये। तो कब ये लिक्विफाई नहीं होगी, वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसको अपन कहते हैं इट्स TC, critical temperature will be higher। और H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपन प्रेशर बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, ये लिक्विड बनना ही नहीं चाहते, इनमें अट्रैक्शन ही नहीं है, लिक्विड नहीं बनना चाहते। लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अट्रैक्शन बहुत कम है। यहाँ पे देखो एक H2 मॉलिक्यूल है, दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर है। ऐसे यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ की, वहाँ 4 लाइनें ड्रॉ कर दी अट्रैक्शन बताने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हैं तो ये लिक्विड नहीं बनना चाहते, अपन प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसको लिक्विड करने के लिए क्या करना है? टेम्परेचर को भी मदद लो, टेम्परेचर को और कम करो, तब जाके लिक्विड बनेगा, है ना। अपने हाथ में और टेम्परेचर भी है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो लिक्विड नहीं बन रहा, तो अपन को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसका TC आप ऐसे सोचो कि लोअर होगा। समझ आया? जब जाके लिक्विड बनेगा तो ये यार, इसका जो TC रहेगा, इस टेम्परेचर पे जाके लिक्विड बनेगा, वो बहुत लोअर होगा, तो TC भी लोअर है इसका। क्या ये बात सभी बच्चों के समझ में आई कि नहीं आई? बताएं जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। तो अब एक मोल के लिए, अब एक मोल की अगर अपन बात करते हैं, एक मोल गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मैंने अभी थ्योरेटिकली बता तो दिया आपको, है ना, लेकिन इसका फॉर्मूला भी है 8A/27R/B। ए तो वैंडरवाल, ए और बी तो वैंडरवाल कांस्टेंट है।
आर गैस कांस्टेंट है, पता है अपन को। तो 8/27 आर थी। अब इसमें अपन को ये पता है कि जितना ए होगा, जितना ज्यादा ए होगा उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। क्योंकि ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, देखा था अपन ने। ए इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जितना ज्यादा आपका ए रहेगा उतने अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, और क्योंकि ए न्यूमरेटर में है तो टीसी उतना ज्यादा रहेगा। ए इंक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस और टीसी इंक्रीजेस। क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि न्यूमरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर। अदनान, अंशिका, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर आपका बी ज्यादा होगा तब क्या होगा? सॉरी सर। बी की वैल्यू अगर लार्ज होगी तब क्या होगा? इफ द बी इज लार्जर तो क्या होगा? पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता जा रहा है। ए और बी पार्टिकल्स के साइज की ओर इशारा करता है अपन को। वैन डर वाल कांस्टेंट बी जो है, बी की वैल्यू अपन ने निकाली थी, वो 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। तो पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा होगा बी उतना ही बड़ा होता है। अगर बी का पार्टिकल बड़ा पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल्स लार्ज हैं, तो उनके बी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज बड़ा होता जाएगा, है ना। तो मुश्किल से वो जाके लिक्विफाई होंगे। अपन को टेम्परेचर जो है बी इनका, उसको यहाँ से भी अपन देख सकते हैं क्योंकि बी डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने के कारण अगर बी राइज होता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होता है। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा मतलब उनमें ज्यादा एनर्जी रहेगी ना। तो उनको लिक्विफाई करके उनको पकड़ना, जैसे आप एक साइकिल जा रही है उसको आप रोकना चाहते हो और एक कार जा रही है उसको रोकना चाह रहे हो, है ना। साइकिल को रोकना आसान है ना। ऐसे ही पार्टिकल जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको रोकना आसान है, लिक्विड बनाना आसान है ना। अगर बी बढ़ता है तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ता है तो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। और इस टेम्परेचर पर एक मोल गैस का जो जिसपे ये क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, इस पे जो प्रेशर होगा, इस टीसी पे जो प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। उसको कहते हैं A/27 B²। ठीक है। और इस पे जो वॉल्यूम होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम गैस का 1 मोल का, वो होगा 3 टाइम्स B। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको याद रखना आप लोग बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको होगा 8A/27R×T। समझ गए सभी लोग? यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्रिटिकल, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर Z का वैल्यू क्या होगा, मेरे को निकाल के बता सकते हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन बताएगा मेरे को 1 मोल के लिए? Z अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, जल्दी से लिखो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम
बाय एनआरटी, एन तो 1 है। जल्दी से कैलकुलेट करो। कौन बताएगा मेरे को? कौन कैलकुलेट करके सबसे पहले बताएगा? फ्रैक्शन में ही बता दो चाहे इसका आंसर, दिस अपॉन दिस। जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन एवरीवन। यस, क्या क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। अनवी, अंशिका। सर बस 2 मिनट। सर इसकी 3AB डिवाइडेड बाय R8A आ रही है। कितना आ रहा है? सर 3AB डिवाइडेड बाय R8A। हाँ, पीसी की वैल्यू रखो, ये 3/8 आएगा ये करीब। देखो बाकी की वैल्यूज भी डिवाइड करो। देखा? करके देखा कि नहीं देखा? प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर दो, तो ये तो कितना हुआ? A अपॉन 9 B, A अपॉन 9 B आ गया ऊपर। और नीचे कितना आया? R इंटू TC। इंटू R से R कैंसिल हो गया, A बाय B कैंसिल हो गए, है ना। 27 ऊपर चला गया, 9 3 27, 3/8 आता है। तो हर गैस के लिए Z का वैल्यू 3/8 आएगा, है ना, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या ये सभी के समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सी जर्नी है, कोई पूछ लेगा। समझ में आया? अंशिका, अनवी, अंकित, अदनान, जल्दी बताओ बच्चों। यस सर आ गया। है ना, तो ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। वेरी गुड। तो क्लास एंड करता हूँ मैं, इसी के साथ अपना चैप्टर भी एंड हो गया है ना। अगले टर्म पे अपन लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच विल बी आवर न्यू टॉपिक। तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। क्लास एंड करता हूँ मैं।